हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता या फिर अनुसंधान योग्यता का हमारा ये क्लास 9 है। इससे पहले भी मैंने 8 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड में हम देखने वाले हैं थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं कि थीसिस होता क्या चीज़ है और आर्टिकल क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे थीसिस और आर्टिकल को लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट क्या होता है ना, और इसके डिफरेंसेस को भी देखेंगे और एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड का आर्टिकल और थीसिस राइटिंग के फॉर्मेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में देखा जाता है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है इसमें व्हाट इज थीसिस को देखेंगे। थीसिस है क्या चीज़, है ना, थीसिस क्या होता है। व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, लेख लेखन क्या होता है, ये सब चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट्स को देखेंगे, है ना, कैसे लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, कि इंट्रोडक्शन पहले, उसके बाद उसका डिज़ाइन होता है, जो भी उस फॉर्मेट को पूरा डिटेल में समझेंगे। यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, थीसिस एंड आर्टिकल के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल को और अदर आर्टिकल्स को भी रिफर कर रहे हैं ना। और लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके एक एक पॉइंट को पूरा समझने का ट्राई करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज थीसिस, है ना। तो देखिए थीसिस क्या है। तो द थीसिस रिफर्स टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर ऑफ एन एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पीएचडी। तो जब आप पीएचडी करते हैं, है ना, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाहते हैं, मतलब पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो जैसे आप पीएचडी करना चाहेंगे ना, तो जब फाइनल जो एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं थीसिस। ठीक है, तो एक क्या लिखा है, देखिए थीसिस एक अकादमिक डिग्री या पेशेवर योग्यता जो पीएचडी के लिए उम्मीदवारी के समर्थन में प्रस्तुत एक दस्तावेज को संदर्भित करता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है एक थीसिस, है ना। द अथर्स रिसर्च एंड रिजल्ट ऑफ रिसर्च, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ऑथर्स के बारे में, लेखक के शोध और उस शोध के परिणामों का प्रस्ताव होता है। तो थीसिस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको कौन सबमिट करता है, जिसको जो पीएचडी करता है ना, जो पीएचडी कर रहा है उसको फाइनल में अपने डिग्री लेने के लिए अपनी जो भी रिसर्च उसने किया है उसको उसमें बताता है, उसके परिणामों को लिखता है। इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख करके जो सबमिट किया जाता है वही डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, थीसिस कहलाता है। ये पीएचडी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पीएचडी डिग्री के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म डिजर्टेशन एंड होता है थीसिस। तो दो चीज़ होता है, डिजर्टेशन बोलते हैं, एक होता है थीसिस। इन दोनों के बीच में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, समझते हैं ना। तो डिजर्टेशन क्या होता है, बिकॉज दे आर यूज इंटरचेंजेबली, मतलब मैक्सिमम केस में हम यूज होते हैं, डिजर्टेशन भी बोल देते हैं और थीसिस, लेकिन इसमें क्या है, बेसिक थोड़ा डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजर्टेशन एंड थीसिस इज द लेंथ ऑफ द डिजर्टेशन एंड थीसिस। अब देखिए, जो डेजर्टेशन होता है और जो थीसिस होता है, तो डेजर्टेशन क्या होता है, एक छोटा रूप है मान के चलेंगे थीसिस का, है ना। थीसिस एक बहुत बड़ा डिटेलिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसमें डिटेल में हर एक चीज़ों को बताया जाता है, जबकि एक छोटा रूप देखा जाए तो वो होता है डेजर्टेशन। इसको समझेंगे अभी भी, है ना। देखिए, शोध प्रबंध, डेजर्टेशन और थीसिस शब्दों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। शोध प्रबंध और थीसिस के बीच मुख्य अंतर शोध प्रबंध और थीसिस की लंबाई है, मतलब कितना लेंथ है उसका, लेंथ मतलब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, है ना। थीसिस में बोला ना, थीसिस एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन डिजर्टेशन छोटा डॉक्यूमेंट है, जहाँ जो पहले वाले की तुलना में पहले की लंबाई कम है। देखिए, इसको इसे समझ लीजिए कि डिजर्टेशन एक छोटा डॉक्यूमेंट है और थीसिस एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसको यहाँ पर इस लाइन से आप समझ लेंगे कि जैसे कि और डिटेल में समझें तो डिजर्टेशंस आर सबमिटेड इन द फुलफिलमेंट ऑफ द मास्टर डिग्री। अगर आपको मास्टर डिग्री चाहिए तो मास्टर डिग्री जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो उसमें एक प्रोजेक्ट सबमिट कराया जाता है। अब देखे होगे आप जब भी आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आप क्या करते हैं, जब आप सबमिट करते हैं मास्टर डिग्री में, जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में, या है ना, जो एक प्रोजेक्ट कराया जाता है जिसको हम डिजर्टेशन भी कहते हैं, तो मास्टर डिग्री के लिए जो यूज़ होता है वो डिजर्टेशन कहलाता है। लेकिन आपको पीएचडी डिग्री के लिए जो आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट, वो क्या कहलाता है, थीसिस कहलाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है डिजर्टेशन और थीसिस में, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। थीसिस एक बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया, है ना, जबकि डिजर्टेशन एक छोटा डॉक्यूमेंट है। और डिजर्टेशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मास्टर डिग्री के लिए, जबकि जो थीसिस का यूज़ हम पीएचडी डिग्री के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ गए थीसिस क्या होता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल राइटिंग क्या होता है ना, लेख लेखन क्या चीज़ है।
तो आर्टिकल राइटिंग रिफर्स टू राइटिंग मीन टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द मासेज विद द हेल्प ऑफ द मीडिया सोर्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स एक्सेट्रा। तो हमने देखा होगा आलेख लेखन से तात्पर्य ऐसे लेखन से है, मतलब आर्टिकल लिखने से। न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपता है, मैगजीन में भी आर्टिकल छपता है जो हमें दिखता है ना, और वैसे ही जर्नल्स में भी आर्टिकल छपता है। जब हम रिसर्च करते हैं तब अपने पेपर्स को डिफरेंट पब्लिकेशंस के थ्रू डिफरेंट जर्नल्स में हम पब्लिश कराना चाहते हैं, तो जर्नल्स में जो छपता है ना, जो पब्लिश होता है, वो क्या कहलाता है? रिसर्च आर्टिकल कहलाता है। और न्यूज़पेपर में आर्टिकल, मैगजीन में आर्टिकल, ये भी एक आर्टिकल है, बट हमारा मेन फोकस क्या है? अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो रिसर्च आर्टिकल को जानना। तो रिसर्च आर्टिकल क्या है? जो वो आर्टिकल जो रिसर्च जब हम करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो कुछ रिसर्च करके हम लोग कुछ पेपर हमारा पब्लिश कराते हैं, तो डिफरेंट जर्नल्स में क्या होता है? वो पब्लिश होता है, वो क्या कहलाता है? आपका रिसर्च आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च आर्टिकल इज सिंपल एंड ब्रीफ विद द कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट हेडिंग्स। तो शोध आलेख की संरचना विभिन्न शीर्षकों के साथ संक्षिप्त संगठन के साथ सरल और संक्षिप्त होता है। तो एक छोटा रूप है ना, देखा जाए तो कोई भी जब रिसर्च करते हैं आप, तो उसको एक सिंपल फॉर्मेट में लिखा जाता है ना, उसको भी फॉर्मेट को भी देखेंगे। तो एक छोटा रूप है जो आप आपने कुछ अगर एक्स्ट्रा काम किया है पीएचडी में अपना, तो उसको आप क्या करते हैं? अलग अलग जर्नल में पब्लिश करवाते हो, क्या कहलाता है? रिसर्च आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, और इसका जब आप मान लीजिए आप 4 से 5 साल का पीएचडी कोर्स कर रहे हैं, उसमें 4 से 5 आप रिसर्च आर्टिकल आपने पब्लिश करवाया है, और सबको जब मिला करके फाइनल जो सबमिट किया जाता है डॉक्यूमेंट, वो कहलाता है आपका थीसिस। तो यही है पीएचडी में। पीएचडी में आपको क्या करना है? रिसर्च करना है, डिफरेंट जर्नल्स में आपको पेपर्स पब्लिश करवाने हैं, और सब पेपर्स को जब कंपाइल करके आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जब देते हैं ना, जो डिग्री के लिए, पीएचडी डिग्री के लिए, तब क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है थीसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा रिसर्च आर्टिकल और थीसिस में डिफरेंस क्या है। रिसर्च आर्टिकल एक छोटा रूप है, मान के चलेंगे, एक ही टॉपिक पे बात करेगा वो, लेकिन थीसिस जो है पूरा जो भी आपने 4 से 5 साल में जितना भी काम किया है, जो भी आपको रिजल्ट मिला है, जो भी आपको परिणाम मिला है अपने रिसर्च में, सबको लेकर के एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में एक बड़ा डॉक्यूमेंट आपको बना करके जब आप सबमिट कर देते हो, क्या कहलाता है? थीसिस। और एक नॉर्मल जर्नल्स पे पब्लिश होता है, वो कहलाता है रिसर्च। ठीक है, इन कंट्रास्ट थीसिस एंड डिसर्टेशन राइटिंग इज डिटेल एंड ब्रीफली। इसके विपरीत थीसिस और शोध प्रबंध लेखन विस्तृत और भारी है। देखिए, तो डिसर्टेशन भी थोड़ा बड़ा रूप है और थीसिस भी थोड़ा बड़ा रूप है ना। थीसिस तो सबसे बड़ा रूप है देखा जाए तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, फिर उसके बाद है डिसर्टेशन, लेकिन जो आर्टिकल है वो एक छोटा रूप है, सिंपल सी बात है ना। तो थीसिस सबसे बड़ा है अगर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में बात करें तो, उसके बाद डिसर्टेशन है, उसके बाद आपका आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। तो थीसिस और लेख लेखन के प्रारूप क्या है, किस आधार पे हम थीसिस को अपना या फिर आर्टिकल को सबमिट करते हैं, है ना। जैसे आर्टिकल अगर हम पब्लिश कराना है तो भी उसका भी एक फॉर्मेट है जो रफली हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और जब थीसिस लिखते हैं ना उसमें भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहला होता है टाइटल ऑफ द थीसिस आर आर्टिकल। तो सबसे पहले देखिए, जो हम इसको अभी पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट्स हम देखेंगे अभी ना, ये सीक्वेंस में है ना, उसी के सीक्वेंस में आपको जब आर्टिकल राइटिंग सब जब होता है कि थीसिस में जब लिखा जाता है थीसिस को, तो इसी के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो इस सीक्वेंस से क्वेश्चंस आता है ना, कि किसके बाद कौन कौन सी चीज़ें प्रोसीजर में लिखा जाता है, किसके बाद कौन सा टाइटल लिखा जाता है, इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो मैं यहाँ पर 1 2 3 करके 13 पॉइंट में बताने वाला हूँ वो सीक्वेंस में है। तो सबसे पहला जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं टाइटल ऑफ द थीसिस, तो ये पहला पॉइंट है उसका, है ना। तो अगर सीक्वेंस में आता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग उसको याद रखना भी होगा। ठीक है, तो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग लगभग समान, इसीलिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? टाइटल ऑफ द थीसिस। तो जो आपका टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करें हैं, पूरा 3 से 4 साल आपने दिया है, उसका टाइटल लिखा जाता है। वैसे सेम अगर आपने कुछ पेपर पब्लिश किया है तो पेपर का कुछ टाइटल होगा ना, किसी भी टॉपिक पे आप काम करेंगे तो उसका टाइटल को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखा थीसिस या लेख का शीर्षक लिखा जाता है जिसमें टाइटल पेज होता है, जिसको बोलते हैं हम टाइटल पेज। तो इसमें क्या क्या होता है टाइटल में? नेम ऑफ द रिसर्चर। तो सबसे पहले क्या होता है? टाइटल का नाम, मतलब जो भी नाम होता है उसका, है ना, और उसमें नेम ऑफ द रिसर्चर भी होता है, जो रिसर्च किया उसका नाम भी होता है, अनुसंधान। ठीक है, उसके बाद है पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसका देखिए थोड़ा यहाँ पर ये थोड़ा चेंजेस हो गया। ठीक है, नेम ऑफ द रिसर्चर का हिंदी वर्जन क्या होगा? ये होगा, शोधकर्ता का नाम रहेगा। उसके बाद पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट पर्पस क्या है, इस उद्देश्य क्या है, और दूसरा है डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो इसकी तिथि क्या है। इन सब चीज़ों का मेंशन रहता है टाइटल ऑफ द थीसिस में। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टेबल ऑफ द कंटेंट्स। उसके बाद क्या होगा? आपको टेबल ऑफ द कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ये रिसर्च आर्टिकल में तो नहीं दिखेगा, किस में दिखेगा? थीसिस में दिखता है आपको ना। तो टेबल ऑफ द कंटेंट्स रहेगा। टेबल ऑफ द कंटेंट्स में क्या रहेगा? दिस सेक्शन इंक्लूड द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द चैप्टर्स आर इन द
सब हेडिंग। तो इस अनुभाग में रिपोर्ट की सामग्री का अध्याय या उप शीर्षक के रूप में शामिल होता है। तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो आप जिस भी पेज में जिस भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किए रहते हैं ना, उसको आप सीधा एक टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले टाइटल लिखा गया, पहले पेज में टाइटल लिख दिया गया, वहाँ पे राइटर शोधकर्ता का नाम लिख दिया गया, रिसर्चर का नाम लिख दिया गया, पब्लिकेशन लिख दिया गया पहला पेज में। थीसिस के मेनली हम बात करें तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, विषय सूची जिसको बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स, तालिकाओं की सूची। तो दिस सेक्शन कंटेन्स इन द टाइटल एंड पेज नंबर ऑफ द ऑल टेबल्स। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस सेक्शन पे आपको हर एक चीज दिखेगा। इस अनुभाग में सभी तालिकाओं का शीर्षक देखने को मिलेगा और पृष्ठ संख्या भी इसमें शामिल रहेगी। तो ये लिस्ट ऑफ द टेबल्स और टेबल ऑफ द कंटेंट्स पहला रहेगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ द टेबल्स आपको देखने को मिलेगा, तालिकाओं की सूची, ठीक है। मतलब टेबल ऑफ द कंटेंट्स तो रहेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसको पेज नंबर के साथ जब हम बताते हैं ना, तब वो लिस्ट ऑफ द टेबल्स में आ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है लिस्ट ऑफ द फिगर्स, जो भी आपने फिगर यूज किया उसके बारे में बताना पड़ेगा, आंकड़ों की सूची, ठीक है। तो देखिए दिस सेक्शन इंक्लूड द पेज नंबर ऑफ ऑल ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा। तो कोई भी ग्राफ या पाई चार्ट यूज किए होंगे तो सबके पृष्ठ संख्या को शामिल किया जाता है इस वाले भाग में। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, लिस्ट ऑफ फिगर्स। आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है ताकि आप आसानी से सीक्वेंस में जमा सके, ठीक है। अगला है एक्नॉलेजमेंट्स, आभार होता है। देखिए इन दिस सेक्शन द रिसर्चर्स में एक्नॉलेज इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल्स, फैकल्टी गाइड, बोथ रिसर्च गाइड एंड रिसर्च पार्टिसिपेंट, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में आप एक्नॉलेजमेंट पेज होता है आपका, है ना, जिससे आप किसी को अगर आप चाहते हैं इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स को, फैकल्टी को, अपने गाइड को जो भी एक्नॉलेज आप देना चाहते हैं, आभार जो व्यक्त करना चाहते हैं, वो रहता है इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद फिर ओरिजिनल आपका थीसिस राइटिंग चालू होता है, मतलब थीसिस का ओरिजिनल पार्ट चालू होता है। तो सबसे पहले क्या देखे हम लोगों ने, टाइटल देखा जाता है पेज में, ठीक है, उसके शीर्षक, पब्लिकेशन का नाम जो मैंने बता दिया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा, लिस्ट ऑफ फिगर्स, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स रहेगा, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स रहेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट्स रहेगा, फिर आता है इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट क्या आ जाता है अब, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो दिस सेक्शन ओरिएंट्स द रिसर्च टॉपिक विथ इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो भी आपने रिसर्च किया है, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च किया, उसका लक्ष्य को, उसके उद्देश्यों को आप लोगों को लिखना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है कि आपका रिसर्च किस पे था और आपने क्या क्या फाइंड किया। इन सब चीज़ों का एक रफली एक इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो साहित्य की समीक्षा। तो जब आप पीएचडी करते हैं, जब आप अपने टॉपिक में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू किया होता है, मतलब बहुत सारे जो पहले से पेपर है, पब्लिश पेपर है, उनको आप डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ के उसको एक रिव्यू लिखा जाता है उस लिटरेचर का, तो उसको लिखा जाता है जिसको बोलते हैं साहित्य की समीक्षा। तो दिस सेक्शन कंटेन्स ऑल योर बैकग्राउंड रिसर्च ऑब्टेन फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू। तो इस अनुभाग में साहित्य समीक्षा से प्राप्त आपके सभी पृष्ठभूमि को अनुसंधान शामिल होता है। तो जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो कुछ आपको मिला है रिसर्च में, जो आपका हेल्प किया है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको लिखना होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अगला है रिसर्च का डिज़ाइन। अब जब आप इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, आपका रिसर्च का आपने रिव्यू कर लिया पेपर का, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन आपने फॉलो किया है, जो भी तरीका आपने फॉलो किया रिसर्च करने के लिए, उनको यहाँ पर लिखा जाता है। तो दिस सेक्शन इंक्लूड्स ऑल प्रैक्टिकल डिटेल्स फॉलोड फॉर द रिसर्च। तो जो भी अनुसंधान में आपने जो अपनाए गए सभी व्यवहारिक विवरण है ना, उसको यहाँ पर आपको लिखना होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल डिटेल्स को। उसके बाद दिस इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन डाटा कलेक्शन, हाउ मेनी पीपल टुक पार्ट। तो डाटा कलेक्शन को जो भी आपने है ना, डेटा संग्रहण पर जो भी रिपोर्ट आपने शामिल, सब चीज़ को इसमें लिखा जाता है, कितने लोगों ने भाग लिया, हाउ दे आर सेलेक्टेड, कैसे इनको सेलेक्ट किया गया, व्हाट टूल्स वेर यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन, और क्या चीज़ को आपने यूज़ किया, कौन से टूल्स को यूज़ किया है डेटा को संग्रह करने के लिए, और हाउ डाटा वाज द एनालाइज, और कैसे डाटा को आपने एनालाइज किया। इन सब चीज़ों को रिसर्च डिजाइन में लिखा जाता है। क्लियर है, अनुसंधान डिजाइन। अगला देख लेते हैं डाटा का। देखिए आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, आपको जहाँ जहाँ से डाटा मिला सबको लिखने के बाद रिसर्च डिजाइन आपने किया था, उसमें आपने डाटा को लिख दिया, कहाँ से डाटा आया सब चीज़ आपने मेंशन कर दिया, किस तरह से आपने डाटा को कलेक्ट किया, उन सब चीज़ों को आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद जब डाटा आपके पास आ जाता है ना, उसके बाद उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो डाटा का विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। इफ़ यू हैव कंडक्टेड ए लार्ज क्वांटिटेटिव सर्वे, दिस सेक्शंस में कंटेन टेबल, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड एसोसिएटेड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ा मात्रात्मक सर्वेक्षण कराया होगा, तो इस सेक्शन में डाटा एनालिसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ, पाई चार्ट से संबंधित आंकड़े इसमें रखे जाते हैं। मतलब डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में सिंपल सी बात है, आपने बहुत बड़े लेवल पे अगर आपने डाटा इकट्ठा किया, कई हजार 2000 लोगों का आपने डाटा इकट्ठा किया, तो पूरे तो डाटा आप लिखेंगे नहीं, तो उसको पाई चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में डाटा को एनालिसिस करके उसको लिखा जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इफ़ यू हैव कंडक्टेड ए क्वालिटेटिव पीस ऑफ रिसर्च, अगर आपने क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध किया, मतलब
क्वांटिटी पे फोकस न करके क्वालिटी पे फोकस किया है ना, तो यह खंड वर्णनात्मक गद्य हो सकता है, मतलब इसमें आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आप लिखे होते हैं। तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में हमने क्या किया, जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, अगर वो क्वांटिटी बेस पे है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो आपको पाई चार्ट, ग्राफ, इन सब थ्रू उसको समझाना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने क्वालिटेटिव बेस पे किया है, मतलब गुणों के बेस पे आपने रिसर्च किया है, तो उसको डिस्क्रिप्शन के बेस पे आपको लिखा जाता है। तो डाटा का एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना अगला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है समरी एंड कंक्लूजन। जब आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया, डाटा को एनालिसिस कर लिया, तो आपको एक समरी एंड कंक्लूजन तो देना पड़ेगा, सारांश या फिर निष्कर्ष का आपको करना पड़ेगा। तो इन दिस सेक्शन यू सम अप योर फाइंडिंग्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देम। तो इस अनुभाग में आप अपने निष्कर्षों को सारांशित करते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, और परहेप्स इन रिलेशन टू अदर रिसर्च और लिटरेचर, शायद अन्य शोध या साहित्य के संबंध में। तो आपको अलग अलग जो आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा था, तो उसमें जहाँ तक रिसर्च हो चुका था, जब हम कुछ पेपर्स पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि रिसर्च कहाँ तक हुआ है। वो आप जब आप उसके आगे आप रिसर्च करें, तो आप उसको कनेक्ट करके उनके संबंधों को, रिलेशन को बताते हुए आप क्या करते हैं, कंक्लूजन या फिर समरी डिसाइड करते हैं कि यहाँ तक हुआ था, अब यहाँ तक इसमें ये चेंजेस हुआ है। तो ये कंक्लूजन एंड समरी वाले सेक्शन में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी हम लोगों को निष्कर्ष में मिलता है, ठीक है। अगला है रिकमेंडेशन। अब आप निष्कर्ष एंड कंक्लूजन लिख दिए, फिर आप चाहेंगे तो सिफारिश कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए आने वाले रिसर्चर्स को। तो लिस्ट ऑफ क्लियर रिकमेंडेशन दैट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द रिसर्च इज इंक्लूडेड। तो शोध से विकसित की गई स्पष्ट अनुशंसाओं की एक सूची को शामिल कर दिया जाता है। आप चाहेंगे तो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उसके बाद है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। तो आगे के शोध के लिए आप सुझाव देते हैं, है ना। इट शोज दैट यू आर अवेयर ऑफ वाइडर पिक्चर एंड दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू कवर अप समथिंग विच यू फील मे बी लेकिंग इन योर ओन वर्क। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा चीज़ जो आप नहीं कर पाए, है ना, आप जिसके बारे में आपको पता लगता है कि आप काम में कमी हो सकती है, जिसे आपको लगता है कि कुछ भी काम आपने किया है, आप थीसिस सबमिट कर दिए, अब आपको लग रहा है, मतलब थीसिस लिख रहे थे, उस टाइम आपको लगा है कि मैं इसमें और कुछ काम कर सकता था, कि इसमें और कुछ आगे मैं सुझाव दे सकता हूँ इसको काम को लेकर के, जिस भी काम पर आप रिसर्च कर रहे थे, तो आप उसमें सुझाव दे सकते हैं। यह दर्शाता है कि आप व्यापक तस्वीर से अवगत हैं और आप किसी ऐसी चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता लगता है कि आपके काम में वो कमी हो सकती है। मतलब अगर आप सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपने रिसर्च में जो कुछ भी कमियां थी उसको आप छुपा नहीं रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि यहाँ पर आप आगे स्कोप है, आप इस आगे इसको बढ़ा सकते हो, इसमें ये फ्यूचर में स्कोप है करके, ठीक है। तो सजेशन फॉर द फर्दर रिसर्च। उसके बाद है लास्ट पॉइंट आता है आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी। तो संदर्भ और ग्रंथ सूची की सूची। तो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज कंटेन डिटेल्स ओनली ऑफ दोज रिसर्च सोर्सेज साइटेड इन द टेक्स्ट। तो इसमें हम लोग संदर्भों की सूची को केवल पाठ में उद्धृत उन शोध स्रोतों का विवरण देते हैं। देखिए, जब आप किसी भी स्टेटमेंट, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है और कहीं से उस लाइन को आपने लिया है, मतलब किसी पेपर से आप थोड़ा बहुत एडिट करके आपने यूज़ किया है, तो उसको साइट करना जरूरी होता है, मतलब उनको क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। तो उन सब पेपरों को लास्ट में जिन पेपर का आपने यूज़ करके इंट्रोडक्शन को लिखा है, कि उसके आइडियाज़ को लिया उस पेपर्स का, तो सबको आपको रेफरेंस में देना होता है ना, आपको क्रेडिट देना है कि लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आपको देना होता है, क्या ना, ये पेपर्स को मैंने देखा है, इससे पढ़ा है, इसके बेस पे मैंने अपना रिसर्च को आगे किया है, जो भी अपने सक्सेस हुआ है, ठीक। तो रेफरेंस को आपको लास्ट में देना है कि जो पेपर को आपने यूज़ किया है पढ़ने में अपने रिसर्च में, जिसको बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस के फॉर्म में आप लिखते हैं। तो बिब्लियोग्राफी इंक्लूड सोर्स इंक्लूड नॉट साइटेड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट बट विच आर रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट या डिसर्टेशन ऑफ थीसिस। तो देखिए, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में यही डिफरेंस है कि रेफरेंस उसको बोलेंगे उस पेपर का नाम जिसको आपने उस थीसिस में साइट भी किया है, मतलब जहाँ जहाँ पर उसको आप यूज़ किए ना, वहाँ पे उनको मेंशन किया जाता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में समझा दूंगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा MLS और APA जो साइटेशन का प्रोसेस होता है, जो रेफरेंस लिखने का प्रोसेस होता है, फॉर्मेट होता है, इसके बारे में बात करेंगे तब, है ना। तो रेफरेंस में अगर आप कुछ पेपर का यूज़ किए हैं और उसको आपने साइट किया मतलब जहाँ जहाँ पर यूज़ किया ना वहाँ पर उसको मेंशन करना है, तो रेफरेंस कहलाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हम साइट नहीं करते, मतलब डायरेक्टली हम वहाँ से कॉपी नहीं किए हैं, बट हमने यूज़ किया उस पेपर को, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे, तो बिब्लियोग्राफी के फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रंथ सूची में वे स्रोत शामिल होते हैं जो पाठ में उद्धृत नहीं किए गए हैं, लेकिन जो शोध या प्रबंध या थीसिस के विषय के लिए प्रासंगिक हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है उनको बिब्लियोग्राफी में और रेफरेंस में, जो जिससे हमने डायरेक्टली लिया है ना, जिसको हमने फॉलो किया है, तो रेफरेंस में, ठीक है। तो ये 13 पॉइंट को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, टाइटल ऑफ द थीसिस, उसके बाद टेबल ऑफ द कंटेंट, लिस्ट ऑफ द टेबल्स, लिस्ट ऑफ द फिगर्स, एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन, डाटा एनालिसिस, समरी, है ना, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल भी बोल सकते हैं या फिर
रिसर्च आर्टिकल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थीसिस और रिसर्च आर्टिकल को समझना। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है थीसिस के लिए, तो थीसिस शुड मीट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, इट मे बी डिफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन। तो एक थीसिस को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो हम थीसिस बनाते क्यों हैं, थीसिस लिखते क्यों, क्योंकि हमें अपनी एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पीएचडी डिग्री चाहिए तो आपको थीसिस लिखना होगा, और ये अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अपना अलग अलग हो सकता है ना। थीसिस सिंपल सी बात है, यह एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न हो सकता है, क्योंकि थीसिस का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अपना होता है। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल शुड मीट जनरल स्टैंडर्ड्स। तो आर्टिकल्स क्या होता है, तो अगर आपको एक लेख लिखना है, अगर आपको एक रिसर्च पेपर आर्टिकल छपवाना है, तो आपको उस जनरल में जहां पर आप पब्लिश करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। लेकिन थीसिस किस पे डिपेंड करता है, थीसिस आपका डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि थीसिस के लिए कोई आपको पब्लिश नहीं कराना है, थीसिस इंस्टीट्यूट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है ना, देना है, और इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है, उसके बेस पे आपको डिग्री देता है। लेकिन रिसर्च आर्टिकल क्या है, रिसर्च आर्टिकल में जिस भी जनरल पे आप पब्लिश करवाना चाहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके स्टैंडर्ड को मैच करना होता है, उसके जो लिखे ना मानकों को अनुरूप होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप होगा तब जाकर के वो पब्लिश होता है वो जनरल पे आपका। इट डिपेंड्स ऑन द जर्नल्स यू पब्लिश, ये आपको प्रकाशित करने वाले पत्रिकाओं पर निर्भर करता है। क्लियर, तो जो थीसिस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंस्टीट्यूशन पे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या थीसिस मतलब पीएचडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन आर्टिकल उस जर्नल पे डिपेंड करता है जिसमें आप पब्लिश करवाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रिव्यूअर्स, जो समीक्षक होते हैं उनके बेस पे देखते हैं। इट यूजुअली रिव्यूड बाय द सेलेक्टेड कमिटी मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो जब थीसिस आप सबमिट करते हैं ना, तो उसको रिव्यू किया जाता है, उसका समीक्षा किया जाता है। तो जनरली थीसिस को समीक्षा कौन करता है, तो चयनित समिति सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब जब आप थीसिस सबमिट करेंगे ना, तो उसको आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग लोगों के पास भेजा जाएगा उस थीसिस को, और उनके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, मतलब चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपको फिर वो पूरा किसको रिपोर्ट देते हैं, वो इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट देता है। जिस भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं, जब आप थीसिस सबमिट करते हैं, देखिए थीसिस सबमिट करने के बाद 5 से 6 महीने लगता है आपको, है ना, मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 4 से 5 या 5 से 6 महीने लग जाता है आपका उस रिव्यू होने में, उसको मतलब थीसिस को चेक करने में। तो थीसिस को चेक करने के लिए एक सेलेक्टेड कमेटी बनाया जाता है। वो कमेटी डिफरेंट कंट्रीज के भी हो सकते हैं, मतलब उसमें जो भी सदस्य हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं ना, वो डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस के भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया थीसिस का फॉर्मेट। लेकिन जब आर्टिकल्स होता है, इट रिव्यूज बाय द पैनल ऑफ रिव्यूअर्स सेलेक्टेड फ्रॉम द जर्नल्स। तो जो रिसर्च आर्टिकल को जब आपको पब्लिश कराना होता है ना, तो जर्नल्स जो होता है, जिस जर्नल्स में आप पब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो जर्नल्स उस आर्टिकल को अलग अलग पैनल बना होता है, उस जर्नल के द्वारा पैनल बनाया जाता है। समझिए, थीसिस में इंस्टीट्यूट के द्वारा कमेटी जो बना हुआ है वो उसके पास जाएगा, लेकिन जनरल में जनरल वाले लोगों के द्वारा उनके एडिटेड अलग अलग पैनल बना होता है, उनके द्वारा इसको रिव्यू किया जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिए, इसकी समीक्षा जनरल से चयनित समीक्षकों के एक पैनलों के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, संगठन की बात करते हैं। तो थीसिस कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस चैप्टर। तो थीसिस में क्या होता है, अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं थीसिस में। लेकिन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस सेक्शन। अब आर्टिकल्स में क्या मिलेगा, देखें विभिन्न खंड देखने को मिलता है। तो इस बेसिक डिफरेंस समझिए, इसमें छोटा छोटा खंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थीसिस में क्या मिलेगा, चैप्टर्स आपको देखने को मिलता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर्स बड़ा चीज़ है, इसीलिए थीसिस थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, अगला है वर्ड लेंथ, मतलब थीसिस का देखो, तो देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड लिमिट इन थीसिस राइटिंग। तो थीसिस की लंबाई लेखन में कोई विशेष शब्द सीमा नहीं है, मतलब शब्द की कोई सीमा नहीं थीसिस को लिखने में। फिर भी अप्रॉक्स 25,000 वर्ड्स तो कम से कम हो ही जाता है थीसिस की अगर बात करें तो। वर्ड लिमिट्स आर एप्लीकेबल टू आर्टिकल बेस्ड ऑन द जर्नल। लेकिन अगर आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना है, किसी जर्नल में पब्लिश करवाना है, तो वो जर्नल अपने अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट्स को रखता है। जिस भी जर्नल में आप रिसर्च अपने पेपर को पब्लिश कराना चाह रहे हैं ना, जर्नल्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि जर्नल्स के स्टैंडर्ड के अनुरूप हमें रिसर्च आर्टिकल लिखना पड़ता है, तो अपना लिमिट रखा है जर्नल्स। लेकिन थीसिस में ऐसा कोई वर्ड लिमिट नहीं है, वो आप जितना लिख सकते हैं, आपको जो जो लगता है सही चीज़ें आप उसको लिख सकते हैं। तो थीसिस और आर्टिकल में यही डिफरेंस है कि शब्दों की लिमिट किस में है, आर्टिकल्स वाले में है, वो जनरल्स पे डिपेंड करता है कि कितना शब्द वो दे रहा है आपको लिखने के लिए, कितने वर्ड्स तक आपको अलाउ कर रहा है। लेकिन थीसिस में कोई भी वर्ड का लिमिट नहीं है, ये भी एक खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेट की बात करें, थीसिस फॉर्मेटेड एज ए टेबल ऑफ कंटेंट मैनर। तो थीसिस को सामग्री की तालिका के रूप में स्वरूपित किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के फॉर्म में। लेकिन जर्नल्स आर्टिकल्स शुड फॉलो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट। अब देखिए,
थीसिस को लिखने का मैंने ऊपर में पूरा फॉर्मेट जो बताया 13 पॉइंट्स, लगभग वही पॉइंट थीसिस को लिखने का है। लेकिन अगर आपको जनरल में अगर आप पेपर को लिखाना चाह रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल को आप छपवाना चाह रहे हैं ना, पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, तो जनरल्स अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट का फॉर्मेट बना कर देता है वो। तो जनरल्स जिस फॉर्मेट में आपको बोलेगा ना, उसी फॉर्मेट में आपको अपने रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करना होगा। देखिए होगा बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में टाइटल ऊपर होगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग जनरल्स का अपना अपना फॉर्मेट है। कोई एक्नॉलेजमेंट्स को नीचे में लिखने के लिए बोलता है ना, कोई रिसर्चर को ऊपर में नाम लिखा रहेगा, किसी के नाम नीचे रहेगा। तो इस टाइप से अलग अलग, कभी कभी क्या होता है, कोई डाटा एनालिसिस को पहले ही पूछता है। तो ये फॉर्मेट होता है डिफरेंट जनरल्स का। तो इन सब चीज़ों को जनरल्स, जो रिसर्च आर्टिकल है वो जनरल्स पे डिपेंड करता है कि उनका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, सार जो स्टार्टिंग में होता है, द लेंथ ऑफ द थीसिस अब्स्ट्रैक्ट इज लॉन्गर देन द जनरल्स पेपर। तो सिंपल सी बात है, थीसिस जो हम लिखते हैं तो उसकी जो लंबाई है, मतलब उसके जो लेंथ है वो ज़्यादा ही होगा। सार जो लिखते हैं स्टार्टिंग में अब्स्ट्रैक्ट, तो अब्स्ट्रैक्ट इन आर्टिकल इज स्मॉलर लेंथ, जो आर्टिकल का जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो छोटा रूप है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जानते हैं हम लोग। अगला है इंट्रोडक्शन कैसा होता है, तो डिटेल इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप थीसिस लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन को डिटेल में आपको लिखना है, हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका वो थीसिस है, पूरा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं। लेकिन जब रिसर्च आर्टिकल जब आप लिखते हैं ना, तो इसमें छोटा कंसाइज फॉर्म में इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए बोलता है, संक्षिप्त में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की बात करें, लिटरेचर तो लेंदी रिसर्च ऑफ लिटरेचर, तो साहित्य का एक लंबा शोध कार्य होता है, मतलब इसमें रिसर्च लिटरेचर लेंदी होता है, मतलब बड़ा होता है। शॉर्टर लिटरेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर वर्क। तो जब रिसर्च आर्टिकल में जब लिटरेचर की हम बात करते हैं, तो जैसे देखिए आप थीसिस के लिए आप लिटरेचर लिखेंगे ना, तो बहुत सारे डायमेंशंस को आपको एक्सप्लेन करना होगा, बहुत सारे उसके पक्ष विपक्ष सभी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब आप रिसर्च आर्टिकल में जब लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं ना, तो बहुत स्पेसिफिक आपको करना है कि जिस भी वर्क के बारे में हम बात करें सिर्फ वहीं तक आपको लिमिट रखना है, आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखना है, अदर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो स्पेसिफिक हो जाता है, पर्टिकुलर वर्क पे हो जाता है। मेथड्स की बात करें तो डिस्कस डिटेल रिसर्च मेथडोलॉजी कैरिड इन द थीसिस। तो थीसिस में जो भी विस्तृत अनुसंधान पद्धति को आपने यूज़ किया है, मेथड यूज़ किया, उसको डिटेल में लिखना है। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि डिस्कस स्पेसिफिक मेथडोलॉजी, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक आपको जो आपने एग्जैक्ट में यूज़ किया है रिसर्च आर्टिकल में सिर्फ उसी को लिखना है। लेकिन थीसिस में क्या करना है, आप जो पढ़े हो, जो आपने यूज़ किया है, जो आपने सीखा है, हर एक चीज़ को आपको लिखना होता है थीसिस में, ठीक है। अगला है फाइंडिंग्स, निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, तो ऑल फाइंडिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड इन थीसिस। तो आपको जब आप थीसिस लिखते हैं ना, तो जो कुछ भी आप लोगों को मिला, चाहे उसमें आप सफल हो कि चाहे आप असफल हो, चाहे वो प्लस हो कि माइनस हो, हर एक चीज़ को थीसिस में लिखा जाता है, वो कहलाता है इसमें, है ना। लेकिन इसमें क्या, ओनली सेलेक्टेड फाइंडिंग, ओनली जो आपके रिलेटेड है जब वर्क के, उसको सिर्फ लिखा जाता है। इसमें चयनित निष्कर्षों को एक लेख के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या, प्लस माइनस दोनों को लिखना है थीसिस में, जो कुछ आपको मिला, जो असफलता मिली, सबको लिखना है। लेकिन रिसर्च आर्टिकल में आपको स्पेसिफिक लिखना है जो आपके वर्क को पॉजिटिव बनाता है। अगला है डिस्कशन, चर्चा। थीसिस रिक्वायर्स ए कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द रिजल्ट एंड फाइंडिंग। तो थीसिस में क्या होता है, आपको परिणामों को, निष्कर्षों को पूरी चर्चा, मतलब पूरी हर एक साइड से आपको चर्चा की आवश्यकता होती है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, आर्टिकल रिक्वायर्स कंसाइज डिस्कशन अबाउट द रिजल्ट। इसमें क्या है, बहुत ही संक्षिप्त वे में चर्चा की आवश्यकता होती है। तो हमने थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में मेन डिफरेंस क्या देखा, हर एक चीज़ में जो रिसर्च आर्टिकल में था ना, जितने भी हम लोगों ने पॉइंट में देखा, वो कंसाइज फॉर्म में था, वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्क पे बात करता था और उसी को आपको लिखना है। लेकिन थीसिस में आपको डिटेल में लिखना है, थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो ये बेसिक मैंने डिफरेंस मैंने बता दिया थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, हमें समझना भी था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs। सबसे पहला देखते हैं, एक असर्शन दिया है, अभिकथन दिया है, इंक्लूडिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन रिसर्च पेपर इज क्रूशियल। तो किसी शोध पत्र में शीर्षकों और उप शीर्षकों को शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, उसमें हेडिंग्स होना, सब हेडिंग्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं। तो यह सामग्री के संगठन को सुविधाजनक बनाता है और पठनीयता को बढ़ाता है। इट फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड इनहेंसेस रीडेबिलिटी। तो आप, अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आप शीर्षक लिखे हैं, उसमें आपने उसमें उप शीर्षक, हेडिंग, सब हेडिंग्स दिया है, तो हम उसको पढ़ने में हमें अच्छी होगा, हमारी इन्हेंस करेगा हमें, है ना, पढ़ने में, और साथ ही साथ उसको अच्छे से हमें सुविधाजनक होगा हमारे लिए किसी भी चीज़ को ढूंढने में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। क्या किसी शोध में शीर्षकों और उपशीर्षकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, यह सामग्री के संगठन की सुविधाजनक बनाता है, और सॉरी आंसर नंबर 1 होगा, है ना।
बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, दोनों के लिए सही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट होगा। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। अगला हम देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज मस्ट, तो किसमें शोध सार की अनिवार्य है, तो किस किस चीज़ों में जब आप लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सार लिखना। तो रिसर्च आर्टिकल में लिखा जाता है, सेमिनार पेपर के जब प्रेजेंट करते हैं, जब सेमिनार में हम कुछ पेपर प्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, थीसिस में भी लिखते हैं हम लोग, थीसिस जब करेंगे तो भी एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, लेकिन रिसर्च का सिनॉप्सिस जब बनाया जाता है ना तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा जाता। तो आंसर क्या है इसका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस चीज़ को याद रखेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च आर्टिकल में, थीसिस में और सेमिनार जो प्रेजेंट करते हैं इन सब में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, सार बताया जाता है, लेकिन सिनॉप्सिस में आपका नहीं बताया जाता। ठीक है, क्योंकि ये सिनॉप्सिस है खुद का है, सारांश तो खुद ही है ना, रिसर्च सिनॉप्सिस है मतलब खुद सारांश है, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन, रिसर्च पेपर इवैल्यूएटेड बाय अदर एक्सपर्ट आइदर फॉर पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशंस एट कॉन्फ्रेंस इज कंसीडर्ड टू हैव ए अंडरगॉन। तो देखिए, किसी सम्मेलन में प्रकाशन या प्रस्तुति के लिए अन्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए शोध पत्र को पारित माना जाता है, तो जो रिव्यू किए थे उसको क्या रिव्यू बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू। याद रखना, पीयर रिव्यू, पब्लिक रिव्यू, प्राइवेट रिव्यू या रिसर्च रिव्यू नहीं कहा जाता। क्या बोलते हैं, जो भी एक्सपर्ट के द्वारा जो रिव्यू किया जाता है पब्लिकेशन में या फिर प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो उस कमेटी को क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू कमेटी बोलते हैं ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, सहकर्मी समीक्षा पीयर रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होंगे। रिसर्च रिव्यू में आप टिक लगा सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इन सब पॉइंट को जो हम लोगों ने देखा है आज के वीडियो लेक्चर में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि थीसिस को लिखना कैसे है, आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल और थीसिस में डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों को। और एक मैं बताऊंगा इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर में आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि उसका फॉर्मेट्स क्या है, क्योंकि फॉर्मेट से भी क्वेश्चन आता है कि किस फॉर्मेट में लिखना है, कि राइटर का नाम पहले होगा, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। रेफरेंसिंग का फॉर्मेट जो है ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेगरिज्म के बारे में, है ना, और थीसिस के इथिक्स को पढ़ेंगे जिसमें हम प्लेगरिज्म को भी देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।